वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम है विजय और आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट के लिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली इंडियन जीके को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो रबड़ का संबंध जो है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से जो है वो रबड़ का संबंध है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसको हम कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन से होते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास में जो वन पाए जाते हैं इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। कौन से, जो भूमध्य रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं इनको उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। और आपने याद रखना है इसको कि रबड़ का जो है संबंध जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दलदलीय क्षेत्रों में। मैंग्रोव वन फॉरेस्ट जो है ज़्यादातर कहाँ है, हमारे भारत में सुंदरवन डेल्टा के पास में है। ये जो वन है जहाँ पानी और मिट्टी और जहाँ पर नदियाँ जो है वो नदियाँ और समुद्र का पानी जब मिल रहा होता है, खारा और मीठा पानी, जहाँ एक बफर जोन बन गया होता है, वहाँ पर जो है मैंग्रोव वन जो वो उगते हैं। तो ये कहाँ है, सुंदरवन में है। सुंदरवन डेल्टा आप लोगों को पता ही है, पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैंग्रोव वन के बारे में भी। अगर हम बात करें टुंड्रा वन कौन से होते हैं, जो पोल्स पर जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं इनको टुंड्रा वन कहा जाता है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो मिलते हैं टुंड्रा वन, और अल्पाइन जोन जिसको हम बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैंने अभी बता ही दिया है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर जो वो सुंदरवन डेल्टा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बाकी अगर हम बात करें डेल्टा और एस्चुरी की, डेल्टा क्या होते हैं और एस्चुरी क्या होती है। एस्चुरी को बोलते हैं नदमुख, और डेल्टा जो इनके बीच में डिफरेंस है मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से जो हमारा भारत है, साउथ दक्षिण भारत, और इस साइड को है हमारा अरब सागर, और इस साइड को है हमारा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इस साइड को है। जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो बनाती है आपकी डेल्टा, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो बनाती है आपकी एस्चुरी, नदमुख जिसको कहते हैं। भारत में मेजरली दो ही नदियाँ जो है वो क्या बनाती है, आपकी नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नाम नदियों के आप लोगों ने याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। कि पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि इनमें से कौन सी नदियाँ जो वो नदमुख बनाती है। तो तीन ऑप्शन जो होंगे वो डेल्टा बनाने वाली नदियों के होंगे, और एक ऑप्शन जो होगा वो ताप्ती या नर्मदा में से जो कि नदमुख बनाती है एस्चुरी। तो नदमुख कौन सी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और जियोग्राफिकली याद रखना है कि जो अरब सागर में गिरती है वो बनाती है आपकी एस्चुरी, जिसको हिंदी में नदमुख कहते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है नदियाँ वो बनाती है डेल्टा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में यहाँ से जरूर बनता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है। तो बुल्लर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है बुल्लर झील। और बुल्लर झील से और क्या प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुल्लर झील ही है, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की और इंपॉर्टेंट झील की बात करें तो डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। और ऐसा पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है बेकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए तो कौन सी है, बेकाल झील। और भारत की पूछी जाए तो कौन सी है, बुल्लर झील। और एक और प्रश्न बनता है कि फ्लोटिंग लेक किसे कहा जाता है। तो फ्लोटिंग लेक कहा जाता है आपको लोकटक झील को। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। और इससे रिलेटेड एक नेशनल पार्क भी आता है, केवल लामजाओ। केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और इसी जो नेशनल पार्क है इसी में आती है आपकी लोकटक झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लोटिंग लेक है, और वेटलैंड साइट में भी ये पाई जाती रखी गई है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर कुछ एक और झीलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चिल्का झील भी पूछी जाती है जो कि उड़ीसा में है, और ये खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है। अगर पूछा जाए कौन से राज्य में है तो कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है। और ये दुनिया की जो सेकंड सबसे बड़ी लैगून लेक है। लैगून लेक किसे कहते हैं, अब आप लोग पूछेंगे। जो लेक एक बड़े पानी के स्रोत से अलग होकर एक छोटा सा पानी का स्रोत बन जाता है उसको क्या कहते हैं, लैगून लेक कहते हैं।
उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था? तो प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। लागू पूछा जा रहा है तो सन 2006 में लागू किया गया था इसको। अगर पूछा जाए कि एक्ट कब आया था तो ये आया था 2005 में। एक्ट आया था 2005 में और इसको लागू कब किया गया था? 2006 में। इसको ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग ऑप्शन डी में देख पा रहे होंगे 2010 में क्या हुआ था? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 1 अप्रैल 2010 को, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 अप्रैल 2010 को जो है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, 1 अप्रैल 2010 को जो वो RT एक्ट जो वो लागू कर दिया गया था। लागू की बात बोल रहा हूँ मैं। एक तो आता है कि आपका RT एक्ट कब आया था, तो 2009 में आया था। अगर पूछा जाए कि RT एक्ट कब आया था तो 2009 में आया हुआ है। और ऐसा पूछा जाए कि RT एक्ट कब लागू किया गया था तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। जैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो वो कब लागू किया गया था तो 2006 में लागू किया गया था। लेकिन यहीं पर ऐसा आता कि एक्ट कब आया था तो अधिनियम कब आया था तो 2005 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है प्रकाश की गति होती है। यहाँ से एक और छोटा सा जो ऑप्शंस में बोला जाए तो कंफ्यूजन कर देते हैं एग्जामिनर। तो क्या आता है? 3 × 10⁸ अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो ये भी सही होगा। इसका मतलब भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड याद रखना है। और आप लोगों ने ये भी सही है अगर पेपर में ऐसा ऑप्शन आता है, और ये भी सही है। मेजरली ये वाला साइंस को आता है, जो मैंने साइंस वाला को जो मैंने लिखा है। और ये जो ऊपर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भी प्रकाश की ही स्पीड है। और अगर देखा जाए कंफ्यूज कहाँ किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, कंफ्यूज किया जाता है प्रति सेकंड में। प्रति सेकंड यहाँ तो प्रति सेकंड ही लिखा हुआ है, लेकिन कई बार यहाँ पर क्या लिखा जाता है? पर आर लिखा जाता है, प्रति घंटा लिखा जाता है। तो इसको जो है आप लोगों ने जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेकंड ही है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है लाइट जो वो ट्रेवल कर जाती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, UNEP जिसको कहते हैं हम। और पर्यावरण दिवस 2023 की जो थीम थी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन। क्या? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन जो है इसकी इस बार की 2023 की थीम थी। थीम भी पूछी जाती है और हैशटैग भी चलाया गया था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हैशटैग जो चलाया गया था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है चलाया गया था। साथ ही अगर हम बात करें जून की, तो जून में 21 जून को है आपका योगा डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को भी आप लोग नोट रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि 7 अप्रैल को जो है वो क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसको भी नोट रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बनते हैं डेज से। डेज को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डेज आप लोग नोट कर लीजिए। 22 मई को क्या मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पेपर में प्रश्न आया कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो ये जितने भी डेज हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगर पेपर में प्रश्न आए कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। अगर पेपर में प्रश्न आए कि वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। तो ये सारे डेज इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इस बार पूछे जा सकते हैं HP टैट में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका एंजल वाटरफॉल जो है, ये काफ़ी सबसे ऊंचा विश्व का जलप्रपात है। और पेपर में आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऊंचा पूछा गया है ना कि बड़ा। अगर बड़ा पूछा जाता विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो विक्टोरिया जलप्रपात है।
ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करें एंजल जलप्रपात की, तो ये कौन से देश में है ये भी पूछा जाता है, तो वेनेजुएला में है। कहाँ? वेनेजुएला में जो है एंजल जलप्रपात है, नोट कर लेंगे, पेपर में प्रश्न बनता है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की नियाग्रा जलप्रपात की, तो नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो कहाँ है? कनाडा में है। ये भी पेपर में प्रश्न बनता है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा में है। अगर हम बात करें विक्टोरिया जलप्रपात की, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसको भी पूछा जा सकता है, अगर ऊंचा पूछा गया है तो सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात है आपका अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। अगर हम बात करें कावेरी जलप्रपात की, तो कावेरी जलप्रपात का नाम क्या है? शिव सुंदरम। कहाँ है? और ये कर्नाटका जिले में है, कर्नाटका राज्य में है, माफ़ी चाहूँगा मैंने जिला बोल दिया है, राज्य में है, कर्नाटका में। और कावेरी जलप्रपात का नाम क्या बताया मैंने? सुंदर, शिव सुंदरम जो है इस जलप्रपात का नाम है। और एक और पूछा जाता है बात से कि जोग जलप्रपात कहाँ है? वो भी कर्नाटका में ही है। और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है, पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा बताया मैंने? जोग जलप्रपात, ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ पर है? कर्नाटका में है, शरावती नदी पर है। तो जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीसी का गठन कब हुआ? तो एनसीसी का गठन हुआ है 1948 में। पूरी डेट अगर आप लोगों को बताऊं तो 16 अप्रैल 1948 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और एनएसएस का भी पूछा जाता है। 16 अप्रैल 1948 को जो है क्या हुआ है? 1948 को क्या हुआ है? एनसीसी का गठन हुआ है। अगर पूछा जाए कि एनसीसी का मोटो क्या है, तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। अगर पूछा जाए कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कैडेट कोर इसकी फुल फॉर्म है। और साथ में अगर एनएसएस की भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे ही देता हूँ, क्योंकि एनएसएस से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेशनल सर्विस स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम। और इसका जो मोटो है वो है नोट मी बट यू। एनसीसी का क्या था? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनएसएस का क्या है? नोट मी बट यू। अच्छा, इसका लोगो जो है कहाँ से लिया गया है? जो इसका चिन्ह है कहाँ से लिया गया है, प्रतीक चिन्ह, वो लिया गया आपका कोणार्क टेम्पल से। जो सूर्य मंदिर है उसका जो पहिया है वहाँ से जो है चक्कर लिया गया है, रथ का चक्कर जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? कोणार्क टेम्पल से लिए गए। एनएसएस का लोगो है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे सर एनएसएस एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1969 में जो है एनएसएस को एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल सर्विस स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न एक ना एक जरूर बनता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रगान जनगण मन गाने का सही समय है? ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था। 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान गाने का समय है। जो हम राष्ट्रगान को गाते हैं उसका समय कितना है? 52 सेकंड। अच्छा, यहाँ से कौन और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन बन सकता है? संक्षिप्त संस्करण का कितनी अवधि होती है? पेपर में प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रगान गाने की संक्षिप्त जो अवधि है, गाने की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 20 सेकंड। अच्छा, संक्षिप्त को बताया जाए तो कैसे? मतलब जो हम कई बहुत सारे ओकेजन पर जो है वो जो है क्या है, राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाते हैं। जैसे कि संक्षिप्त रूप क्या है? जैसे कि पहली की लाइंस और लास्ट की लाइंस जो है उसको गाया जाता है। उसकी समय अवधि कितनी है? 20 सेकंड है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट रखेंगे कितनी है? 20 सेकंड है। पेपर में पूछी जाती है कि राष्ट्रगान के संक्षिप्त गान की अवधि कितनी है। तो उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा जो है 27 दिनों में पूरा करता है। और अगर हम बात करें वीनस शुक्र की और साथ ही मरकरी बुध की, तो मरकरी और वीनस जो है ये ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के जिनके कोई भी अपना चांद नहीं है, कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह कोई भी नहीं है। पेपर में प्रश्न बनता है कि इनमें से किस ग्रह के, किस सौरमंडल किस ग्रह का चांद नहीं है? तो 3 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति और शुक्र। तो शुक्र का नहीं है। और शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को और क्या कहा जाता है? सांझ का तारा, भोर का तारा, दोनों किसे कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है। और हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। बृहस्पति जिसको हम कहते हैं, अगर पूछा जाए सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो भी बुध ग्रह ही है। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, रबड़ को कहा जाता है, या फिर कपास को, या तांबे को? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके रंग के कारण जो है जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है।
हल्का ब्राउन कलर का जूट होता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और अगर हम बात करें रबड़ की, तो रबड़ की मैंने वीडियो में पहले बात कर दी है। रबड़ का जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है ये पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कॉटन की, कपास की, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, कपास से मैंने बता दिया हुआ है। इसका एक फीचर जो पेपर में पूछा जाता है कि काली मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है कपास के लिए। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन आएंगे लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो ज़्यादा उपजाऊ होती है कपास की खेती के लिए। और ये मेजरली कहाँ पाई जाती है, आपके जो साउथ वाले ज़्यादा मतलब आपके दक्कन पठार वाले जो राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह, है ना। तो यहाँ पर जो है कपास की खेती की जाती है और काली मिट्टी पाई जाती है। उम्मीद है यहाँ पर समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ी चाहूँगा, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था और जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही डिस्कस कर रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं और मैंने डिटेल डिस्कस की है। और इसी के जो 360 डिग्री से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं एचपी टैट में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।